बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हो एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अलीनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और तैयारी कर चुके होंगे जो वबाल जान है हमारे लिए, एक जहरीला धुआं, स्मॉग, उससे मुकाबला करने के लिए हमारे शहरियों के लिए वाकई वबाल जान बन गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लाहौर आज पहले नंबर पर नहीं, मुल्तान एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों की में सर फहरिस्त आ गया है। लाहौर से भी सबकत लेकर आया, लाहौर दूसरे नंबर पर है। और पंजाब हुकूमत ने इस मौके के तदारुक के लिए 6 मुश्तरका टीमें तरतीब दी हैं और ग्रीन लॉकडाउन काम आया, ना अहकामात पर अमल हुआ, आवाम ने हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। लाहौर वाले जो हैं खुद भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल भी नहीं रखते। शदीद स्मॉग में भी शहरियों ने मास्क ना पहना और इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने, सड़कों पर निकल कर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि लाहौर ये बिल्कुल फिक्र नहीं करते कुछ भी, और लाहौर लाहौर है। और जिन्हें लाहौर नहीं देखा, स्मॉग नहीं देखा। हाँ, सही बात है। और मास्क की अगर बात करें तो अपने इर्द गिर्द से ही देखना शुरू हो जाए। मुझे तो अपने ऑफिस में भी कोई भी मास्क पहने हुए लोग दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता जब मैं आई थी मैंने ज़रूर मास्क पहना हुआ था, क्योंकि मैं भुगत रही हूँ जो सारी सिचुएशन स्मॉग ने क्रिएट की हुई, और उससे जो ट्रबल है भाई, सांस लेने में शदीद किस्म की मुश्किलात होती हैं। और अगर ये मसला बढ़ जाता है तो आपको हॉस्पिटल्स तक जाना पड़ रहा है। और ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, खुदारा उन्हें घर में रखिए। हमने बेड़ा उठाया हुआ है, भले आप बोर हो जाएंगे बात सुन सुनकर, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम रोज़ाना आपको तलकीन करेंगे कि मास्क पहने, अपने बच्चों को अपने घरों में रखें। स्कूल से उन्हें छुट्टियां मिल गई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो पार्क्स में आपने उन्हें खेलने के लिए छोड़ा हुआ है। दैट्स रॉन्ग, ये ऐसा ना करें। इस पर हम डेली बात कर रहे हैं, डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे। कल तो हमने इसके इम्पैक्ट से बात की थी, ज़रा कुछ जो इसकी वजह से बीमारियाँ आ रही हैं ना, उन पर हमने आज बात करनी है और स्पेशल डिस्कशन जो है वो आगे चलकर हम करेंगे। अभी ज़रा अली मैच की बात कर लेते हैं। शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है जी मैच का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज का दूसरा वनडे मैच है जी, एडिलेड में इस वक्त जारी है। सिचुएशन क्या है इस वक्त की? जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 45 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। सेम स्क्वाड है जो कि पाकिस्तान ने पहले मैच में इस्तेमाल किया था। काफ़ी कांटे का मुकाबला हुआ था। खुशी इस बात की थी कि एक अच्छा मैच देखने को मिला था और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब किसी स्पिनर के इजाफे के साथ पाकिस्तानी टीम आएगी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फौरन ये ऐलान कर दिया था कि ये सेम स्क्वाड है, उसी के साथ हम सीरीज के दूसरे मैच में दाखिल होंगे। अब उम्मीद ये करते हैं कि सेम स्क्वाड हो लेकिन सेम नतीजा बिल्कुल मत हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये मैच जीते, फिर कांटे का मुकाबला दें, फिर एक बार मुकाबला होगा और तीसरे मैच में डिसाइड हो कि कौन सी टीम विनर है। क्योंकि इतना मुकाबला भी है ना ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कर लेना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो मोराल की सूरत हाल थी उसमें इतना मुकाबला भी कर देना, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मोराल अप हो चुका होगा और पाकिस्तानी खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अच्छा आगाज़ भी तो हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक आउट किया और फिर उसके बाद एक कैच भी उनसे ड्रॉप हुआ, लेकिन उसका बदला पूरा कर दिया उन्होंने एक और आउट करने से। और अगर बात करें कौमी टीम की तो जनाब इस सीरीज़ में शिकस्त से अगर हमने बचना है तो लाजमी फतह आज की दरकार है। और एडिलेड में पाकिस्तान ने 28 साल से कोई फतह हासिल नहीं की है। कौमी टीम को इस ग्राउंड में आखिरी जीत 1996 में मिली थी वसीम अकरम की क़यादत में। और इस ग्राउंड पर खेले गए अगर 8 मैचेस की बात करें तो कौमी टीम महज एक फतह हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। देखते हैं जी आज के मैच की क्या सूरत हाल होने जा रही है। हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों का हाल सुन के थोड़ा सा सैड हो गया कि हम लोग बात कर रहे होते हैं क्रिकेट पे कि भाई नंबर 1 रैंकिंग हो गई हमारी टीम, नंबर 2 हो गई। यहाँ तो चल रही है मुकाबला के फॉग में मुल्तान नंबर 1 है, लाहौर नंबर। तो ये तो अफसोस लाहौर वालों का बहुत बुरा हाल है सलीम खालिक साहब। और आप अगर ग्राउंड में कहीं चले जाएं तो आपको फॉग जो दिखाई देती है, स्मॉग है, बिल्कुल हिलती भी नहीं है, अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। अच्छा सलीम साहब बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी पाकिस्तानी टीम की, सेम स्क्वाड के साथ दूसरे मैच में दाखिल होना, आपको लगता है कि स्पिनर की जरूरत थी? क्योंकि पिछले मैच में हमारे जो मेजर खिलाड़ी थे स्पिनर्स नहीं आउट किए थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे। देखिए अभी जो पाकिस्तान का ट्रस्ट है फास्ट बॉलर्स पे वो पिछले मैच में बढ़ गया, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कम रन हमने बनाए, लेकिन ना सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग में भी हमारे दो पेसर ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हम खाली बॉलिंग की सिर्फ बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो कंडीशंस देखी गई, एडिलेड ओवल की पिच पर रिवायती तौर पर कहा जाता है कि ये बैटिंग पिच है और यहाँ पर स्कोर भी बड़ा बनता है। जो आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला था उसमें भी 300 से ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, तो पाकिस्तान हार गया था लेकिन 300 से ज्यादा रन बनाए थे।
और बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, गालिबन 7 साल हो गए। तो रिवायती तौर पर ये पिच जो है इसको कहते हैं कि बैटिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पिच भी हमारी बॉलिंग पिच के बराबर ही होती है। तो जाहिर है इन लोगों ने कंडीशंस का जब जायजा लिया होगा तो उनको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए इतना कुछ है नहीं, इसलिए शायद इन्होंने फिर ये डिसीजन चेंज किया और पेसर्स के साथ ही उतरे और फिर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, ये भी एक थोड़ा सा शुरू में तो लग रहा था कि ये डिसीजन, क्योंकि अगर रिवायत को देखें तो यहाँ पर पहले बैटिंग जो टीमें करती है वो ज्यादा जीती हुई है, जो अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं ये सब बहुत क्रिकेट खेले, बड़े एक्सपर्ट है, इन्होंने वहाँ कंडीशन का जायजा लिया होगा, पिच को देखा होगा, तो फॉर टुडे इनको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर हम टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करेंगे और अगर फास्ट बॉलर के साथ जाना है तो फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों ओपनर्स हैं नए लड़के हैं, उनको उनके कोच ने लाइसेंस टू किल दिया हुआ है कि जाओ और मारो, चाहे आउट हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इसी कोशिश में वो आउट हो जाते हैं। आज हमारे लिए जो सबसे खुशी की बात है, पिछले मैच में भी शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब भी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, इसी पर मैं आना चाह रही थी कि हमें डर था कि ये ना हो कि नसीम जो है स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके, वापस ना आ सके इंजरी की वजह से, लेकिन वो वापस आ गए और आते ही उन्होंने बता दिया कि वो वापस आए हैं। नसीम का जो स्टार्ट है वो अच्छा नहीं रहा बॉलिंग में, खैर, लेकिन आ गए वापस और हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको थी थोड़ा सा, बल्कि उनको मेरे ख्याल मसल उनके पुल हुए थे, शुरू में ऐसे चलाए रहे थे, मसल उनके पुल हुए थे भी, तो वो तो रेस्ट से ठीक हो जाते, तो रेस्ट मिला, वो आगे तो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बॉलिंग के साथ जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी और आईना दिखाया था टॉप ऑर्डर बैटर को पहले मैच में, नसीम जरूरी थे। लेकिन शाहीन के लिए मैं बता रहा था कि 2 विकेटें उन्होंने लिए, खासतौर पर जो शॉर्ट का उन्होंने कैच ड्रॉप किया नसीम की बॉलिंग पे, तो लग रहा था कि भाई ये तो बड़ा डेंजर बैट्समैन, ऐसा कैच छोड़ दिया अब तो बस ये बहुत मारेगा, लेकिन शुक्र है कि शाहीन ने खुद ही उनको आउट करके एक अच्छा। लेकिन पिछले मैच में पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, कि 2 विकेटें शुरू में जल्दी उड़ा दी थी, उसके बाद पार्टनरशिप बनी थी, तो अब ये मोमेंटम पाकिस्तानी बॉलर्स का बना है, इसको बरकरार रखना चाहिए, इनको विकेटें वक्फे वक्फे से लेते रहना चाहिए, बड़ा स्कोर नहीं करने देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो देखिए अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो गोल्डन चांस है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम करने का, सीरीज जीतने का, क्योंकि जो तीसरा मैच हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैप्टन समेत 5 सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया है, क्योंकि इंडिया की टीम आ रही है, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज होनी है, तो उसमें वो अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 प्लेयर्स को रेस्ट कराया, नए प्लेयर्स होंगे तीसरे में, तो पाकिस्तान के लिए और आसानी होगी कि चले अगर वही 5 प्लेयर्स उन्होंने तीसरे मैच में खिला लिए तो मुश्किल पड़ जाएगी सलीम साहब। लेकिन ये बताया कि आज के मैच में जो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला है वो आपको कैसा लगता है, क्योंकि हम चेज में बहुत अच्छे नहीं हैं, अब चेज जब भी हमें करना पड़ता है मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, और अगर बैटिंग पिच पे हमने पहले उनको खिला दिया स्कोर, हम क्या कॉन्फिडेंट नहीं है कि कुछ हम भी ऐसा स्कोर कर पाते कि उनको चेज के लिए मुश्किल होती? मुझे भी थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि जो कल मैं स्टोरीज वगैरह पढ़ रहा था प्रीव्यू बनाने के लिए, तो मैंने ये देखा था, जो जिससे मैंने पहले बोला कि इस ग्राउंड की हिस्ट्री यही है कि यहाँ पहले जो बैटिंग करती है टीमें उनके पास जीतने का अच्छा चांस होता है। एवरेज स्कोर भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के दीगर वेन्यूज के मुकाबले में ज्यादा है, एक ओवर का जो एवरेज स्कोर है 4.74 वो भी अच्छा है, यानी पहले बैटिंग करना यहाँ पर साजगार रहता है। लेकिन जब मैंने देखा कि टॉस जीतकर रिजवान ने फील्डिंग के फैसले की, तो थोड़ी हैरत मुझे भी हुई। लेकिन बात यही है, फिर मैं वही बात बोलूंगा, ये सब एक्सपर्ट हैं, ये लोग खेल रहे हैं, कभी कभी पिच रीडिंग में गलती भी हो जाती है, लेकिन जब आप उस स्टेडियम में मौजूद हो, वहां पर आप कंडीशन देख रहे हो, वहां पिच को जाकर देख रहे हो, और जेसन गैलेस्पी भी वहां पर रह रहे साथ है, तो उनका तजुर्बा भी बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा जिसके बाद ये डिसीजन लिया होगा। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ पास्ट में नहीं खेली जाती कि कल इस स्टेडियम में ऐसा हुआ था तो आज भी यही होगा, सूरत हाल, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो अगर ये फैसला किया है तो बड़ी बात यही है कि इनको कम स्कोर तक महदूद रखें, 250 से भी कम, तो फिर चांस होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा चेस करने का। और जिस तरह आपने देखा था, बाबर भी पिछले मैच में बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे थे, और ओपनर ने भी अगर अच्छा परफॉर्म किया तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का मौका। सही है। अच्छा सलीम खालिक साहब, काफ़ी सारे मसले तो हमने अपने देखे, एक तो ये कि दौरान बैटिंग जो डॉट बॉल्स है उसका मसला भी हमें रहा, और इसके साथ साथ जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो मुसलसल फ्लॉप जा रही है, तो उसके लिए क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्या उसी तरीके से टीम में हम वापस आ रहे हैं, और क्या इन दोनों मसलों पर काबू पाया जाएगा?
देखिए कोशिश तो डेफिनेटली होगी, उन दोनों प्लेयर्स की भी होगी, उनको भी पता चल रहा होगा कि उनकी जगह स्टेज पर आ गई है कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर बाहर होना ही है। क्योंकि देखें अब फखर के मामला भी बोर्ड के साथ तो नए ठीक हो रहे हैं, मामूल हक भी कायदा ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी लाइन में खड़े हैं। तो ये इन लोगों के पास आप समझे ये आखिरी मौका है ये सीरीज, अगर इसमें इन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया तो उसके बाद फिर यही होगा कि जो अगली सीरीज होगी आपकी उसमें जो रिप्लेस कर लेंगे इनको वही पुराने जो प्लेयर्स हैं वैसे कोई आ जाएंगे या दोनों ही हो सकता है आ जाए। तो जाहिर है ये लोग सोच तो रहे होंगे, ये बात कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन अब टाइम तेजी से निकलता जा रहा है इन लोगों के लिए। अब्दुल्ला के लिए भी, साइम के लिए भी बहुत मौके मिल गए, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद आज का ही दिन ऐसा हो कि हमें एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों की तरफ से बड़ी देखने को मिले। डॉट बॉल्स का आपने जिक्र किया, डॉट बॉल्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अगर हम दूसरी टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, उनकी विकेटें गिरते रहे लेकिन उनकी स्कोरिंग जारी रहती है। हमारी एक आध विकेट गिर जाए तो फिर हमारे बैट्समैन जो है वो सो जाते हैं, टुक टुक टुक, और फिर आप हिसाब लगाते तो 28-29 ओवर वो मेडन हो चुके होते हैं, इतनी डॉट बॉल खेली होती है, तो ये सही नहीं है। लेकिन सलीम साहब मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट सीरीज से बाहर आई है टीम और अमूमन उनको आदत नहीं है टेस्ट खेलने की, तो शायद उस जगह पर अपनी विकेट सेव करने के लिए इतनी डॉट बॉल्स उनको खेलनी पड़ी और उसी चीज को वो वनडे में भी ले आए हैं। लेकिन खैर डबल कर सकते हैं। हाँ, वो अब जारी बात है उनकी वनडे सीरीज में, T20 जो सीरीज में, उसमें तो उनको अपनी वही परफॉर्मेंस रखनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही थी, बैटिंग कॉम्बिनेशन की तो बात हो गई, हमारा एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन था जो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में हमारे पास मुस्तहकम बॉलिंग कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि किसका, शाहीन के अलावा दूसरा कौन सा पेयर उनके साथ जोड़ा जाए। नसीम आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार इंजरी का शिकार हो रहे हैं और बहुत सी अहम सीरीज ही नहीं बल्कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप्स में भी उनकी जो शिरकत है वो मुश्किल में पड़ जाती है। क्या लगता है आपको कि कॉम्बिनेशंस बहाल करने चाहिए फिर से, वही बाबर आजम, रिजवान और शाहीन और नसीम? देखिए मसला ये है कि फास्ट बॉलर में इंजरीज का तो उनको सामना करना ही पड़ता है। आपको याद होगा शाहीन भी काफी अर्से तक इंजर्ड रहे और इंजर्ड रहने के बाद जब वापस आए तो अब तक उनको पहले वाला रिदम नहीं मिल रहा। शुक्र है अब कुछ ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी बॉलिंग बेहतर नजर आ रही है, तो ये तो रहता ही है। और जिस तरह क्रैम्प्स उनको पड़े थे नसीम को, तो ये भी आप देखते होंगे अक्सर बैट्समैन खेल रहा होता है वो पांव पकड़ के लेटे आता है, तो ये तो किसी को भी हो सकते हैं। इसमें फिटनेस लेवल ओवरऑल बेहतर बनाना पड़ेगा हमारी जो पाकिस्तानी टीम है। लेकिन आपको पता है हमारा फिटनेस लेवल क्या है, वो 2 किलोमीटर 8 मिनट में भगवाते हैं तो उस पर ही लेट जाते हैं, नहीं भाई अपनी जा रहे थक गए, एक राउंड के बाद बैठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार इनको नहीं खिलाया तो हार जाएंगे, खिला दो चलो। तो जाहिर है कि वो नजरिया जरूरत जो है वो हावी हो जाता है। तो ओवरऑल हमें फिटनेस लेवल अपना बेहतर बनाना होगा। थोड़ा सा हम इसमें अपने कल्चर को, अपने चीजों को भी थोड़ा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या दूसरी जगहों पे बचपन से ही जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं वहाँ फिटनेस कल्चर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग कराई जाती है, उस तरह की खुराक उनको मिलती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे बेचारे बेसिक खुराक से भी बचपन में इतनी जिस तरह से होता है कि उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, ना ही स्कूल में इतना ख्याल रखा जाता है इन सब चीजों का। पढ़ाई अगर नॉर्मल तरीके से हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज या फिटनेस की है तो बहुत दूर की बात है। तो ये जब बड़े होते हैं लड़के बेचारे बहुत सारे गांव देहात से आए हुए होते हैं तो इनकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, तो फिर आकर खेल खेल कर कोशिश करते हैं वो, ऐसे में कभी कामयाब हो जाते हैं लेकिन कभी कभी मसले भी होते हैं। तो बड़ी उम्र में आके यहाँ पर फिटनेस को करना पड़ता है। लेकिन अब अगर फिटनेस कल्चर को शुरू से ही फरोग दिया जाए स्कूल में, कॉलेज के लेवल पे, तो फिर अगर ये प्लेयर जो है आगे आएंगे तो फिर इनको इश्यूज नहीं होंगे। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, अगर पिछले मैच में भी बात करें तो सीरीज में रिजवान की कैप्टनसी पे बड़ी उनको पजराई मिल रही थी और उस पर बड़ी तारीफ की जा रही थी उनकी। कितना पुरएतमाद आप देख रहे हैं रिजवान को इस सीरीज के बाद एज ए कैप्टन? देखिए रिजवान नो डाउट बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं। अभी तो खैर उन्होंने स्टार्ट लिया है रेगुलर कैप्टन बनने के बाद, लेकिन रिजवान की जो खास बात है, एक तो बहुत एनर्जेटिक है फील्ड में, आपको हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते, हिदायत, कैप्टन ना भी हो तो हिदायत देते रहते हैं और मदद कर रहे होते हैं दूसरे प्लेयर्स की, कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे होते हैं। और उसके अलावा उनकी एक और अच्छी बात यह है कि उनका इखलाक अच्छा है, उनके रिलेशन अच्छे हैं, प्लेयर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं वो चाहे छोटा हो
या बड़ा हो, जो भी हो, सबको इज्जत देते हैं। तो रिजी भाई सब कहते हुए खड़े होते हैं। तो जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको ईगो पे इतने ज्यादा मसले नहीं होते, तो उसको कैप्टनसी में भी फायदा होता है। लड़के उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो खुद जब दूसरों का हौसला बढ़ा रहा होता है तो उससे प्लेयर्स को भी मदद मिलती है। वो कहते हैं यार चलो रिजी भाई बैठे, अगर हम एक आध मैच में फ्लॉप भी हो गए तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अभी देखें, अभी तो बड़ी क्रिकेट बाकी है, लेकिन रिजवान एज अ कैप्टन कामयाब साबित हो सकते हैं और होपफुली हो। बिल्कुल। सलीम साहब बस क्विकली बताइएगा, रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को मजीद रेस्ट का मशवरा दिया है, क्या आपको लगता है कि रेस्ट के बाद वो मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, रिकी पॉन्टिंग ने अपने ऑस्ट्रेलिया के कल्चर की बात की, इंडिया की बात की, कोहली की तरह हमको रेस्ट करना चाहिए। बेचारा बाबर रेस्ट करेगा 2 सीरीज में, बाद आप भूल जाएंगे, आप बोलेंगे यार कामरान गुलाम अच्छा है, इसने 1-2 सेंचुरी की। यहाँ पर तो इसीलिए कोई भी बाहर रेस्ट करता ही नहीं है, ना शाहीन ना बाबर, सब इनसिक्योर है। अच्छा। सबको खतरा होता है कि यार हम बाहर हुए तो कहीं हमें बाहर ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में हिसाब हुई है आग हो जल पहाड़ हो जल। अच्छा सलीम खालिद साहब, जाते जाते जरा प्रेडिक्शन भी कर दे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होने जा रहा है? अगर मैं ऐसी प्रोडिक्शन कर रहा होता तो मेरा पति होता, क्योंकि मैं सही प्रोडिक्शन करके पैसे कमा रहा होता। लेकिन होपफुली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं चाहता हूं मैं कि शाहीन हो या बाबर हो, रिजवान में से भी अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को मैच जितवाए, अच्छा। प्लेयर ऑफ द मैच बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब आपसे हमदर्द की। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त तक तो परफॉर्मेंस हमारी टीम की बड़ी अच्छी चल रही है, आगे चल के देखते हैं, क्योंकि इनका बिल्कुल पता नहीं होता, एक लम्हे में कुछ और अगले लम्हे में कुछ, तो गाहे बगाहे आपको हम अपडेट भी करते हैं। बिल्कुल, और आप देखें, बाबर आजम के लिए हम उन्हें गुड लक कहेंगे, हम शाहीन को गुड लक कहेंगे कि जो अपनी जो बिगड़ती साख है उसको संभालें, वापस फॉर्म में आएँ और वापस वैसे ही परफॉर्म करें जिसकी वजह से आप बाबर आजम हैं, आप शाहीन हैं। इसके साथ साथ जहां हम देखते हैं हमारे खिलाड़ी अपनी फील्ड में लोहा मनवा रहे हैं, वहाँ पर कुछ हमारे शौहरा भी थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, और ऐसी शायरी जो हम देखते हैं कि पहले उसकी मिसाल कम ही मिलती है। मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इन अशार के खालिक जॉन एलिया के मद्दाह जो हैं, उनके बिछड़ने के बाद 22 बरस बीत गए हैं और उनकी आज बरसी मना रहे हैं। जॉन एलिया अनोखे मिसरों और नित नई तावीलों की वजह से शोहरत रखते थे। उर्दू अदब में जॉन एलिया के नसर और अदारिये को बाकमाल तस्वुर किया जाता है। जॉन एलिया के शेरी मजमुओं में यानी, गुमान, लेकिन, गोया और उमूर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया है। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं ना। मैं इस मौके पर शेयर करना चाहूँगा हमारे फैमिली फ्रेंड से जॉन एलिया। बचपन में वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे 500 रुपये का एक नोट दिया था और कहा था कि किसी को बताना नहीं। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी, और ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त 500 ख़त्म नहीं हुआ करते थे। तो इसके साथ साथ हमने उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, आपको पता है बलूचिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, जहाँ से ना सिर्फ खेलों का नुमाया टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, बल्कि तालीमी मैदान में भी बलोच तलबा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ भी मौजूद है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 12 साल अरपांगा बरियाल, जो आलमी कोपरनिकस ओलंपियाड में कांसी का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी तालिबा हैं। और उन्होंने ओलंपियाड के पहले राउंड में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए न सिर्फ कांसी का तमगा जीता, बल्कि अमेरिका में होने वाले कोपरनिकस ओलंपियाड के अगले राउंड के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और ये जो कोपरनिकस ओलंपियाड है आइंदा साल 2025 में अमेरिका में होगा, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक के तलबा कम्पीट करेंगे और अरपांगा उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हम हमारी बहुत टैलेंटेड अरपांगा मौजूद हैं। अरपांगा, क्या हाल चाल है आपका? अरपांगा, क्या आप सुन सकती हैं हमें? क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, ये बताइएगा अरपांगा, कैसा फील कर रहे हैं? इतनी छोटी सी उम्र में कांसी का तमगा आपने जीत लिया है, कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ, मैं प्राउड हूँ कि मैं ये ओलंपियाड जीती हूँ और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ पर। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अरपांगा, एक तो सबसे पहले अपने नाम का मतलब बताइएगा, और ये भी कि हम सही आपको प्रोनाउंस करें। अरपांगा है और इसका मतलब क्या है? बड़ा डिफरेंट नाम है आपका। तो नाम है, उसका मीनिंग रे एसेट है, आप लोग फुल से ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे इस कोपरनिकस ओलंपियाड के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये हुआ और आपने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया? स्कूल ने कहा या फिर आपके घर वालों ने आपके लिए अप्लाई किया? इसका जरा पूरा प्रोसेस हमें डिटेल में बताएं।
इस नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में मेरी टीचर ने मुझे बताया। उसके बाद मैंने उसके बारे में डिटेल सर्च की, उसकी पढ़ाई की ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसका प्राइमरी राउंड मैंने किया जिसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल जीती। उसके बाद हम ग्लोबल राउंड का इंतजार करें। अच्छा, ये भी बताइएगा अरपांगा, आप को अमेरिका जाने के लिए जो 20 से 25 लाख का जो खर्चा आता है, क्या सूबाई हुकूमत की किसी जिम्मेदार ने आपको अप्रोच किया इस हवाले से? मैंने अप्रोच नहीं किया इसके एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, वो सारे एक्सपेंसेस आपने खुद बेयर किए और आपने भी पार्टिसिपेट किया, ऐसा ही है? हमने करना है अभी। जी, ठीक है। अच्छा अरपांगा, मुझे ये बताएं कि आप मैनेज कैसे करती हैं? एक तो ये बताएं किस ग्रेड में आप, कितना, कहाँ पढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? मैं में पढ़ती हूँ लर्निंग और स्कूल सिस्टम में, और इसकी पढ़ाई मुश्किल है। इससे मैंने बहुत पढ़ा, इसकी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मेरी तैयारियाँ शुरू है। अच्छा, ये बताएं कि दूसरी स्टेज में ये बताया जा रहा है कि नासा का विजिट भी होगा, कितनी एक्साइटेड हैं आप उसके बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उधर नासा में हम लोग रियल एस्ट्रोनॉट्स को मिलेंगे, उधर हम रॉकेट्स बनाएंगे, हम मून के पीस को भी देखेंगे। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका अरपांगा? साइंस। मैथ्स? अच्छा, ये तो जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन है। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, नासा आप जा रही हैं। ये बताएं घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? अभी आप एक छोटी सी उम्र में, हमने अली गलत सुन लिया, मेरे ख्याल से वो साइंस कह रही है, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है। साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है अरपांगा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस, अच्छा साइंस, जबरदस्त। तो दोनों कॉम्बिनेशन तो मिलते हैं, बुनियाद आपको पता है मैथ्स है, साइंस का हिस्सा है। तो ये बताइएगा कि आप जब ये शुरू कर रही थी तो क्या किसी ने पहले से आपको की तरबियत में जो है एक अहम किरदार अदा किया, जैसे आपके वालिद, आपकी वालिदा, घर वालों में से किसी बहन भाई ने शुरू में आपकी जो एजुकेशन के हवाले से कोई एक्टिव रोल प्ले किया हो? मेरी टीचर्स ने मेरी हेल्प की साइंस में, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उसमें साइंस में अच्छी है, मुझे पसंद भी है। अच्छा, तो अरपांगा जब मेडल आपने जीत लिया तो बताएं कैसा रिएक्शन था? फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था? स्कूल में टीचर्स का, फैमिली का? सबसे पहले किसको आपने बताया, किससे शेयर किया? सबसे पहले जब मेरी टीचर ने मुझे बताया मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, वो लोग बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने अपनी वालिदा को बताया, वो खुश थे। घर वालों को बताया, वो लोग प्राउड थे। अच्छा, तो अरपांगा इस पे तो वैसे आप इनाम वैसे डिजर्व करती हैं, स्कूल से भी और घर वालों की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला, कोई इनाम मिला यहाँ से इस मेडल के ऊपर? नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला आपको घर वालों की तरफ से? कोई कलमात नहीं अदा किए? ये तो गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी अचीवमेंट पे तो इनाम बनता है। अच्छा, ये बताएं कि आप आगे क्या परस्यू करना चाहती हैं, कौन सी डिग्री हासिल करना चाहती हैं? मुझे एक्चुअली मेडिकल डिग्री चूज करनी क्योंकि मुझे साइंस पसंद है, मुझे वेटरनरियन बनना है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। मुझे आपने अरपांगा अपने इस हवाले से नहीं बताया कि स्टडीज के साथ आप मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि डिफिकल्ट तो है आपने बताया, और इस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना अब जो 2025 में होने जा रहा है उसमें भी 50 से ज़ायद जो है वो कंट्रीज होंगी और उसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी, तो एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी हुई है? मुश्किल है क्योंकि सुबह उठती स्कूल जाती तो स्कूल की पढ़ाई होती है, फिर घर आके ओलंपियाड के लिए भी पढ़ना, तो मेरे फाइनल एग्जाम्स भी उनके लिए भी पढ़ना होता है। आपकी टीम, कोई एक टीम मौजूद है या आप अकेले ही तैयारी करते हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप तैयारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं और आपकी टीम्स होती हैं जो बाहर जाती हैं और वहाँ परफॉर्म करती हैं। आप अकेले ही परफॉर्म करती हैं? मैं तो बलूचिस्तान में अकेले और अपने घर में अकेले पढ़ती हूँ। इसीलिए पाकिस्तान का खुद का ग्रुप होगा जब हम जाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। पाकिस्तान का पूरा ग्रुप होगा और फिर आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और जी हमें पता है कि इंशाल्लाह वहाँ भी आप compete करेंगी। तो अरपांगा, पढ़ाई आप इतनी ज़्यादा करती हैं, आप कह रही हैं कि आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपका है ध्यान, कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? पसंद है, स्विमिंग भी पसंद है।
अच्छा, ज़बरदस्त। और पांगा, हमें बड़ी खुशी हो रही है जी आपसे इस वक्त बात करते हुए, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह के ओलंपियाड्स के बारे में पता भी नहीं होता, और वो वाकई इतने टैलेंटेड होते हैं कि उन्हें आपको कैसे पार्टिसिपेट पता करना चला? चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब करे पार्टिसिपेट, और मुझे देख के वो लोग इनकरेज हो, वो लोग ये करे, वो लोग भी जीते। ठीक है जी। और आपको लगता है कि सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो इस तरह के ओलंपियाड्स में सब जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्हें उस तरीके से इसमें ये बताइएगा कि आपके स्कूल का कितना मेजर रोल था अरपांगा, और उसके बाद फिर एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरह के ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैंने स्कूल से, तो मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने मेरी बहुत हेल्प की थी मुझे इस ओलंपियाड के बारे में बताने में। अगर उन्हें नहीं बताया तभी मैंने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया होता। मैं चाहती हूँ कि बाकी जितने भी लोग ये स्टूडेंट्स जिनमें ये टैलेंट है वो लोग इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में जाने और पार्टिसिपेट करें। अच्छा, और आप क्या मैसेज देंगी उन क्लास फेलोज को जो आपके साथ इसमें शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बाद इसमें शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं? कि वो लोग करेंगे, वो लोग इनकरेज है, वो और कॉम्पिटिशन्स करे, उनके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त अरपांगा, वाकई आप पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, हम सबका नाम रोशन कर रही हैं, और हमें पता है आगे चलकर भी आप करने वाली हैं। जो नेक्स्ट कोपरनिकस ओलंपियाड होना है 2025 में, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप वो भी जीत कर ही आएंगी। आपका बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेसो में आप आई और आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। स्मॉग की बात की हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में, और अब से फिर डिटेल में बात करेंगे स्मॉग के जो असरात हैं इंसानी जिस्म पर। डॉक्टर से भी बात करेंगे, मशवरे लेंगे क्या किया जा सकता है। स्मॉग और फजाई आलूदगी ने पूरे बरसगीर का मंजर धुंधला दिया है, और लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। फजाई आलूदगी से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें सांस के मसाइल हैं, आंखों में चुभन सर फहरिस्त है। स्मोक का शिकार होने की पहली इलामत भी तस्वुर की जाती है कि आपकी आंखों में चुभन होती है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब भर में आंख के इन्फेक्शन के 55,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 7,000 केसेस लाहौर में ही रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, शहर में 6,000 से ज़्यादा अफराद के नाक, कान और गले की तकलीफ के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वर्स्ट सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं कि वो चल रही है, और हम एक्सप्रेसों में बार बार बात कर रहे हैं, और बार बार हम चाह रहे हैं कि इस हवाले से जितनी आगाही, जितनी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं वो फैलाएं। ख़ासतौर पर आँखों में जो मसाइल चल रहे हैं स्मोक की वजह से, जो चुभन है, जो तकलीफ़ है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हमजा, माहिर अमराज़ चश्म, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और सबको। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मॉग ने घेरे में लिया हुआ है बड़ी बुरी तरीके से इस वक्त पंजाब का, खुसूसी लाहौर को। आंखों के बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कैसे पता चलता है कि, क्योंकि चुभन तो हर दूसरा शख्स अपनी आंखों में महसूस कर रहा है, कैसे पता चलता है कि स्मोक एक्सपोजर की वजह से आपकी जो आंखें हैं वो ख़राब हो रही हैं? क्या क्या मेजर सिम्टम्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आंखों में चुभन होना, तो सबसे पहले जो इसका सिम्टम आता है वो आंखों में पानी आना और चुभन होना। ये दो सिम्टम यानी कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग आइज, और जब ये थोड़ा बढ़ता है यानी कि आपका एक्सपोजर 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली रहता है, तो फिर यही आपका लाली के अंदर तब्दील हो जाता है। क्योंकि जो हमारे सामने की जो जिल्द है उसमें एक टीयर फिल्म होती है जिसको आंसू का है एक लेयर कहते हैं, सबसे पहले वो इफेक्ट होती है, और वो हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि हम समझते हैं आंसू आ रहे हैं तो मतलब पानी हमारी आंख में बहुत है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी आंख में एडवर्सली इफेक्ट कर रहे होते हैं, गलत तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, और उस वजह से वो पहले आपका टीयरिंग यानी कि वाटरिंग कराएगी, उसके बाद रेडनेस कराएगी और फिर फॉरेन बॉडी सेंसेशन कराएगी। तो ये बिल्कुल शुरू की अलामत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कितना मुख्तलिफ है जब हम स्विमिंग करते हैं उस दौरान भी हमारी आंखों के इर्द गिर्द ये लाली आ जाती है, कितना मुख्तलिफ है स्मॉग की वजह से ये लाली आना? अच्छा देखिए, स्मोक तो एक डिफरेंट चीज़ है। स्मोक में मतलब फॉग है, और जो हमारी पोल्यूशंस हैं उसमें जो हमारा एयर की क्वालिटी इंडेक्स है वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन लेयर है, वो एक केमिकल रिएक्शन है जो स्मोक है। और जो पानी में जो स्विमिंग के अंदर जो हम लोग करते हैं उसके अंदर जो वाटर है वो क्लोरीन वाटर होता है, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं लेकिन वो ज्यादातर क्लोरीनेटेड होता है उसमें, और स्मोक के आई सिम्टम्स में बहुत फर्क होता है।
आपको वैसे अगर शायद इल्म हो या मैं बता देता हूँ नाज़रीन के लिए, सबसे पहले जो स्मोक ये इजाद हुआ था, वर्ड ये आया था 1900 में, लंदन में स्टार्ट हुआ था ये। जी ओके और लंदन से ये गया है लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस से उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई है, सनतें लगती गई हैं, हमारे पास गाड़ियां बढ़ती गई हैं, तो ये स्मोक का प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो गया। लेकिन बाहर के वेस्टर्न ममालिक ने तो इसके ऊपर काबू पा लिया और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रिक भी चलती हैं, वहाँ पे कंजेशन चार्जेस भी लगते हैं बाहर। लेकिन हमारे मुल्कों में जहाँ पे ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है और जहाँ पे हम लोग अभी भी डिपेंडेंट है अपनी गाड़ी पे, अपनी कन्वेंस के ऊपर या अपनी इंडस्ट्री हमारे शहर के अंदर लगी हुई है, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी जो शहरी आबादी बढ़ती है और वहीं पे फिर इंडस्ट्री लगती है। सही है। तो अच्छा सबसे डॉक्टर जी 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 अच्छा, मैं दोबारा उसी मसले पे आ रही हूँ डॉक्टर साहब। जो जैसे आपने बताया कि जो टीयर फिल्म है उसको डैमेज करता है, हाइड्रेशन को मुतासर करती है स्मॉग आंखों की, तो क्या कुछ लॉन्ग टर्म डैमेज भी छोड़ जाती है स्मॉग आंखों के हवाले से खास तौर पे? जी बिल्कुल, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि आपको इरिटेशन हुई, आपको थोड़ा सा एलर्जी हुई, रेडनेस हुई और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एक कांस्टेंट उसके साथ ताल्लुक है और आपका रोजाना के बुनियाद के ऊपर आपका अगर उससे एक्सपोजर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन नजर आता है वो ड्राइनेस आती है, लॉन्ग टर्म एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आता है और उसके बाद जो हमारा सामने का पर्दा जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वो भी डैमेज हो जाता है। और लेटर ऑन जाके यहाँ तक स्टडी रिपोर्ट हुई है कि काला पानी और सफेद मोतिया और आंखों का जो पर्दे के मसले हैं, ये सब भी इसमें आते हैं अगर आपका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म अच्छा ओके। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि हेलमेट और गाड़ी में सवार जो अफराद हैं वो किस हद तक महफूज हैं, और जब आप ग्लासेस लगा लेते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? क्या तब भी हिफाजत उसी तरह से जारी रहती है या फिर ग्लासेस लगाना काफ़ी नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगर स्मोक ना भी हो तो हम तो सबको रिकमेंड करते हैं बीइंग एन आई डॉक्टर कि आप सन ग्लासेस जरूर लगाइए, अपनी आंखों को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कीजिए या जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, उससे अपने आप को महफूज रखिए। अब अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो आप अपनी कार के विंडोज को बंद रखिए, शीशों को। अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो कोशिश करके हेलमेट पहनिए या सन ग्लासेस पहनिए, क्योंकि जो डायरेक्ट आपके विंड के साथ जो आपका पार्टिकुलेट मैटर जाता है आंख के अंदर वो प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। एज लॉन्ग एज आप उससे प्रोटेक्ट हुए हैं। इसी तरह अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई हमें लाइक से 1-2 मिनट की वॉक करनी है, तो आजकल की सिचुएशन में हम रिकमेंड करेंगे आप मास्क लगाइए। अब मास्क में वो आप FP10 भी लगा सकते हैं, वो जो डॉक्टर्स लगाते हैं, या एक नॉर्मल मास्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सांस की नाली से जाके आपके जिस्म के अंदर भी मुश्किलात पैदा करेगी। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली हमारे यहाँ तो हर चीज़ का जो इलाज है वो टोटकों से किया जाता है। सबसे पहले टोटके जो मेजर इस वक्त स्मॉग में यूज़ हो रहे हैं वो GR के गुलाब और कुछ दीगर ड्रॉप्स हैं जो किसी एक को शायद प्रिस्क्राइब कर दिए होंगे किसी आई स्पेशलिस्ट ने, और उसके बाद वो सबको बताता जा रहा है कि ये वाले ड्रॉप्स आपने डालने, और फार्मासिस्ट से जाके वो लेकर वही आंखों में डाले जा रहे हैं। तो ये कितना सेफ और कितना नुकसानदेह, जरा इस पे भी बताएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, एक मरीज को दवा दो तो पूरी फैमिली के साथ दवा वही चल रही होती है और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन देखिए, सबसे जो मेन काम हमें करना है, और आप लोग भी और जो लोग भी लाहौर में हैं या जो कहीं और भी रहते हैं जहां स्मोक का मसला है, अपनी आंखों को रोजाना साफ कीजिए। अब साफ करने के तरीके, या तो ठंडा पानी अगर आप ले सकते हैं, मिनरल वाटर नल का मत लीजिएगा, ठंडा पानी मिनरल वाटर से साफ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि आप टीयर सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, यानी कि जो लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप्स होते हैं वो रोजाना यूज कीजिए। भले आपको ड्राइनेस के सिम्टम है या नहीं है, लेकिन आपकी आंख से जो कचरा है और जो प्रॉब्लम जो उसमें जज्ब होती जा रही है वो वहां से क्लियर होती रहेगी। अच्छा। और अगर आपको कहीं जाके खारिश होना शुरू हो जाती है, लाली आना शुरू हो जाती है, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स यूज कीजिए। अच्छा, तो ये ओवर द काउंटर जाकर ले सकते हैं डॉक्टर साहब? ओवर द काउंटर कुछ आई ड्रॉप्स मिलते हैं, कुछ आप लोगों की एडवाइस से, प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं, तो किस किस्म के आई ड्रॉप्स को जो है वो खातर में लाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ कोई भी मरीज जाके कोई भी दवा ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज है, फार्मासिस्ट वो पेशेंट के सिम्टम पूछते हैं, भाई आंख लाल है आपकी, अच्छा जी ये दवा ले लीजिए, वो दवा दे देते हैं स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड से लाली तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके अगले नुकसान आंखों में आ जाते हैं। तो मैं सबको मशवरा दूंगा, आपकी तवज्जुह से और लोग जो सुन रहे हैं, कि आप फार्मासिस्ट के पास जाके आप सिर्फ टीयर सब्स्टिट्यूट लीजिए, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स लीजिए। और फार्मासिस्ट से भी ये कहिए कि हमें आंख साफ करने वाले कतरे दीजिए, ना कि कोई और कतरे दें, क्योंकि वो सेफ हैं। जितना मर्जी वैसे हम बता दें ना, डालना आवाम ने अर्के गुलाब ही है,
आंखों में। तो इस सिचुएशन में एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो स्मॉग रिसेंटली चल रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग मेरी तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं, ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और ऐसे में क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस एज लॉन्ग एज आपका एक्सपोजर नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप घर से निकले, कार में बैठे हैं, विंडोज बंद है आपकी, वहां से उतर के ऑफिस चले गए, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सड़क पे चल रहे हैं या दुकान में बैठे हुए हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे धुआं मिट्टी आ रही है, वो रिकमेंडेड नहीं है। वो तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, लाइक नॉर्मल हालात में भी, और स्मोक में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और डॉक्टर साहब जब इनिशियल जो सिम्टम्स आते हैं स्मोक के, जिस तरह से अभी अली भी बात कर रहे थे कि रेडनेस है या इचिंग है, तो स्टार्ट में किस तरीके से घर में बैठकर हम ट्रीट कर सकते हैं? अगर मसला बढ़ जाता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर तो यही है कि जब बात ख़राब हो जाए तो तभी डॉक्टर के पास जाना है। तो उससे पहले पहले क्या सिंपल रेमेडीज़ हैं जो की जा सकती हैं और इसके असरात से बचा जा सकता है? ठीक है, देखिए सिंपल रेमेडी में तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई ड्रॉप्स यूज कीजिए लुब्रिकेंट, और वो उससे अपनी आंखों को साफ कीजिए। अच्छा, अब ये बात समझना जरूरी है कि अगर हम डॉक्टर के पास कब जाएं, अभी जाएं या बाद में जाएं। अगर आपकी आंख 3 दिन तक लाल रहती है और अगर आपकी आंख से पानी 3 दिन बाद भी रुकता नहीं है और लाइट चुभने लगती है, सही लाइट सेंसिटिव होने लगती है, तो ये जरूर अपने डॉक्टर को दिखाना है। आप ना किसी फार्मासिस्ट के पास जाइए, ना किसी रिश्तेदार से दवा पूछिए, ना किसी दोस्त से। ये एक साइन है या अलामत है कि आपकी आंख के अंदर थोड़ा नुकसान शुरू हो गया है। क्योंकि बाज़ औक़ात स्मोक का इतना नुकसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो स्मोक के पार्टिकल अंदर रहते हैं आंख में और वो थोड़े अरसे तक आंख में रह जाएं और जज्ब हो जाएं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें सबसे कॉमन जैसे जी कॉम्प्लिकेशन, इसी वाले से पूछना चाह रहा था कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं अगर बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोजर रहे? देखिए, कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ड्राइनेस है, लॉन्ग टर्म ड्राइनेस, क्योंकि हमारी आंख की जो टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस। और उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड कंजंक्टिवाइटिस आता है। एक कंजंक्टिवाइटिस होता है आंख लाल हुई, आपने कतरे लिए, ठीक हो गया। एक होता है कि आपने कतरे लिए, ठीक हुआ, और जैसे ही कतरे बंद किए फिर से आ गया। अब आप डॉक्टर के पास जितनी दफा जाएंगे वो कतरा देगा, आप कहेंगे कतरा यूज करता हूं तो ठीक होता है, लेकिन कतरा बंद करते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो उसका साइन यही है कि आपकी आंख को लंबे अरसे के लिए कतरे यूज करने पड़ेंगे, और कुछ खास तौर पे कतरे बनवाए भी जाते हैं कुछ फार्मेसी लेबोरेटरीज से, जहाँ पे जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे आपने जो ख्याल रखना है ना अपनी आंखों का, जो हम रिकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, वो ये है कि अगर आपकी आंख लाल हो रही है 3 दिन तक, या पानी आ रहा है, जो लाइट चुभ रही है, या फॉरेन बॉडी यानी कि ग्रिटी सेंसेशन हो रही है और वो नॉर्मल कतरों से ठीक नहीं हो रही, जैसे लुब्रिकेंट से ठीक, एंटी एलर्जी से ठीक हो रही है, तो आप जरूर अपने किसी डॉक्टर से इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड में चाहूंगी कि बच्चों के लिए भी कुछ बता दें, क्योंकि स्कूल तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, लेकिन ना तो बच्चे बाहर आ रहे हैं बाहर जाने से और ना ही पेरेंट्स उनको रोक पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या एहतियात की जा सकती है? 30 सेकेंड है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लीजिए अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले, आजकल तो हर फोन में मौजूद है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स लो पे है तो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट के सिवियर पे है तो कोशिश करके बच्चों को बाहर ना भेजें, क्योंकि अगर आधा घंटा है तो ठीक है, लेकिन अगर आधे घंटे से ज्यादा एक्सपोजर होगा तो उनकी आंखों में नुकसान आएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने डॉक्टर साहब को सुन लिया, उन्होंने कहा है कि लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें जो कि आपकी आंखों में हाइड्रेशन को बहाल रखे, और यूं इन ज़रात को अवॉइड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर अपने सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान, और आजकल हम देख रहे हैं घुड़सवारी बड़ा मकबूल तरीन खेल भी होता जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करना शुरू हो गए हैं। तो घुड़सवारी के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए खास तौर पर आज का हमारा सेगमेंट है। उफैरा फैज़ हमारी मुलाकात आज करवा रही हैं फातिमा हुसैन से, आइए देखते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून से करवाने के लिए आई हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग के कंपटीशंस में ना सिर्फ मर्दों को पीछे छोड़ा, बल्कि ये घोड़ों से भी बेलौस मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा ये एक आर्टिस्ट भी हैं और इस फील्ड में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। तो आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं फातिमा हुसैन से। इस वक्त
हमारे साथ फातिमा हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप फीमेल हैं और घोड़ों के साथ आपका बड़ा डिफरेंट किस्म का एक ताल्लुक है, तो ख़वातीन को तो बड़ा डर लगता है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे डर नहीं लगता। मे बी बिकॉज बचपन की एक एसोसिएशन है, गांव में घोड़े, बचपन से घोड़े देख देख के, सो वो अब इस पॉइंट पे मैं आ गई हूँ कि घोड़ों से जो एक लगाव है ना, वो इट्स पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो आप किस तरह से फील्ड में आए? इसका क्रेडिट जाता है मेरे वालिदैन को, स्पेशली मेरे वालिद साहब, जिन्होंने शुरू से ये शौक बहुत इंकरेज किया घोड़ों का। तो चलिए जी, अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते और आपको दिखाते हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रीड है वो देसी ब्रीड से डिफरेंट कैसे होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग जो है एक हॉर्स की किस एज में स्टार्ट होती है? ट्रेनिंग जो है वो पैदा होते साथ ही शुरू हो सकती है। पैदा होते सो बिल्कुल, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर फ़ौरन हॉल्टर डाल दें ताकि उसको आदत होए, उसके मुंह पे रस्सी लग रही है, उसके साथ इंटरेक्शन हो रही है और वो शुरू से उसको आदत पड़ेगी तो वो बड़े होके एक बहादुर और करेजस हॉर्स बन सकता है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा घोड़ा भी है जिसने कोई इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम किया है? बिल्कुल, टीएम फार्म्स में एक ऐसा ज़बरदस्त घोड़ा है जो हमारे बिल्कुल साथ खड़ा है। अच्छा, ये जो कि एक नहीं 4 टाइटल्स लेके आया था और एक वो टीएम फार्म्स के नाम पे ही टाइटल जीत के आया था। सो दिस इज अलोंसो, ही इज एन अरेबियन स्टैलियन एंड इसका बाप जो है वर्ल्ड चैंपियन एक्स अलejandro है। सो इसकी लिनिएज भी फैंटास्टिक है, पेडिग्री भी फैंटास्टिक है एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो कि एक पाकिस्तानी ओनर के नाम पे एक चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करके आया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप इसको खिला क्या रही हैं और ये क्या आप पसंद से खाते हैं? ये जो इस वक्त खिला रही हूँ ये गुड़ है। सो गुड़ या कोई भी शुगरी ट्रीट, ज़्यादातर गुड़ ही हॉर्सेस को बहुत पसंद होती है। सो अगर कभी कभार कोई ट्रीट देनी है शाबाशी के तौर पे या फिर वैसे ही प्यार करने के लिए, सो गुड़ इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन। मगर इसके अलावा इनकी खुराक जो है वो काफ़ी वेरी करती है, उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अच्छा फातिमा, जैसे हम डिफरेंट स्पोर्ट्स देखते हैं जिसके अंदर हॉर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उन गेम्स के लिए किस किस तरह की ब्रीड इस्तेमाल होती है? देखिए, हर स्पोर्ट की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हर कंट्री में एक अपनी स्पोर्ट भी होती है। जैसे इधर हम देखते हैं नेज़ाबाजी, पोलो में सबसे ज़्यादा आपको एक जो है ना कम्युनिटी नज़र आएगी। ऐसे ही है। सो नेज़ाबाजी और पोलो की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेज़ाबाजी में हम यूजली देसीज इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनका एक स्टेमिना और उनकी लुक और उनकी चाल उस तरह से होए जो वो शौक करवा सके, ठीक है। ठीक है। और पोलो में हम पोलो पोनीज इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजली थॉरोब्रेड या थॉरोब्रेड मिक्स होते हैं या अर्जेंटीनियन पोलो पोनीज होते हैं। सो उनकी खासियत ये होती है कि वो अपनी लेग्स के थ्रू पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं और उनकी हाइट एक स्पेसिफिक होती है ताकि जो ऊपर राइडर बैठ के स्विंग ले रहा है वो आसानी से स्विंग कर Easily सके कर मैलेट सके, और ठीक है। नीचे ज़मीन पे बॉल टच कर सके। Okay. सो इसी तरह अब जब हम ग्लोबल स्पोर्ट्स में आते हैं जैसे FEI स्पोर्ट्स, उसमें शो जंपिंग, इवेंटिंग, ड्रेसाज, ये अब ज़्यादा डिमांडिंग स्पोर्ट्स होती हैं। सो इनके लिए ओवर द पास्ट 100 ईयर्स स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स डेवलप की गई यूरोप के अंदर, जिसमें हम यूजली वार्म ब्लड्स देखते हैं। अभी आपको इधर भी हम वार्म ब्लड्स दिखाएंगे, जो डच वार्म ब्लड्स, ओल्डनबर्ग, हैनोवेरियंस भी इधर मौजूद हैं। सो ये सारी ब्रीड्स शो जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंटिंग में यूज़ होती हैं। और फातिमा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ कि जो घोड़ा है, कोई भी अगर एक नॉर्मल हम ब्रीड ले लें तो उसका टाइम स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूँ, लाइफ स्पैन जो है हॉर्सेस का 30 ईयर्स तक भी जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगर घोड़े का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, उसकी नीड्स प्रॉपर पूरी होएं थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। सो यूरोप में तो बल्कि हम देखते हैं वेरी इजीली 28-year-old horses, 30-year-old horses, in some cases small percentage 35 तक भी चले जाते हैं। अच्छा। सो बट एक एवरेज वुड बी अराउंड 20 years। 20 ईयर्स। मुझे ये बताएं कि अगर कोई घोड़ा बीमार हो जाता है या इनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल आप लोग किस तरह से रखते हैं? सो इधर माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त टीम अवेलेबल है जो कि स्पेशलाइज नीड्स घोड़ों की पूरी कर रही होती है। खुदा न खास्ता अगर घोड़ा कॉलिक कर जाए, कॉलिक एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत प्रेवलेंट है घोड़ों में और वो बेसिकली पेट का दर्द होता है और वो इंटेस्टाइन्स के अंदर एक मरोड़ सी आ जाती है। कॉलिक का फिर स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन ड्रिप्स आती हैं ताकि वो दर्द पास होए, या फिर अगर केस बहुत सिवियर है तो उसका ऑपरेशन भी होता है। सो वो डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। मतलब हम उसको पाकिस्तान में इजीली ट्रीट कर सकते हैं?
काफ़ी बीमारियों को अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मेडिकेशंस ही अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली अब कोशिश है, वेट्स की कोशिश है, इधर हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर मेडिकेशंस पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकें या ख़ुद प्रोड्यूस कर सकें और इधर वो नॉलेज और अवेयरनेस भी बढ़ सके। ज़बरदस्त। तो ये जी हो गई घोड़ों से मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपको दे सकते थे हमने आपको दी। अब हम चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि फातिमा राइडिंग में कितनी माहिर है। चलें? ठीक है, चलें। बड़ी मैं ना डरी हुई हूँ क्योंकि आप मेरी हालत देख रही हैं, मुझे पसीने छूट रहे हैं घोड़े के ऊपर बैठ के, लेकिन आप इतना काम और इतने कंपोज बैठी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो डर है ये कैसे खत्म हुआ आपका? ये आदत से ख़त्म होता है। एक अगर आपके अंदर प्यार हो एक घोड़ों का और वाकई वो एक हो कि यार मैंने सीखना है, मैंने कुछ निकलना है आगे, और फिर वो प्रैक्टिस से आदत से खुद ही खुद डर निकल जाता है। एंड स्पेशली आप एक दफ़ा गिर जाओ फिर खुद हट गया। अच्छा, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि गिरना ज़रूरी है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। फातिमा मुझे ये बताएं, फर्स्ट टाइम फातिमा घोड़े पे कब बैठी थी? प्रॉबली मैं 2 या 3 साल की होंगी, मुझे ऊपर बिठा दिया होगा। आई एम श्योर कहीं ना कहीं तस्वीरें होंगी पुरानी, वो 90s की, एक बेबी बैठा हुआ है सैडल में। सो प्रॉबली शुरुआत उधर से हुई थी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपका कोई ऐसा घोड़ा जो दिल के बहुत करीब हो और आप ख़ास तौर पर उस पर राइडिंग करती हो? अच्छा, इधर बहुत से ऐसे घोड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनमें से एक ये है, क्योंकि ये वार्म ब्लड है, सो इसकी जो एक है ना सिलाई है ड्रेसाज के लिए, वो इसके अंदर है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रेनिंग उस तरफ होए कि ये बहुत स्मूथ और बहुत कामली ड्रेसाज मूवमेंट्स और मैनूवर्स कर सके। अच्छा फातिमा, क्योंकि ये एक बड़ी मेल डोमिनेंट सी फील्ड है, तो मुझे ये बताएं कि एज अ फीमेल किस तरह के ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? जैसे कि आपने बोला, काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस फील्ड में आ सकते हैं, ख़ास तौर पे एक औरत होने के नाते। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि ये एक मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है। आप देखेंगे काफ़ी हमारे सवार, काफ़ी हमारे राइडर्स, हमारे एथलीट्स यूजुअली मेन होते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो उसमें एक औरत का अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर पिछले 5 साल में पाकिस्तान में हमने काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट देखी है जिसमें औरतें ज़्यादा इस स्पोर्ट में आगे बढ़ रही हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ऑल वुमेन्स टेंट पेगिंग टीम हमारी माशाल्लाह से दे आर डूइंग अमेजिंग। सो इस तरह की अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब और औरतों के अंदर भी वो एक एक ड्राइव क्रिएट हो रही है कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इंसान और घोड़े का ये जो ताल्लुक है, ये क्या सिर्फ एक राइडिंग की हद तक है या इससे बढ़ के भी कुछ है? रिलेशनशिप घोड़े के साथ शुरू होती है, आप उसके साथ रवैया क्या रख रहे हो, उसकी ट्रेनिंग जो है वो ग्राउंड पे क्या कर रहे हो। और स्पेशली अगर आप यूरोप में जाएं तो वो तो काठी डालने में बिलीव नहीं करते पहली गो में। वो कहते हैं हम 3 महीने इसको सिर्फ जो है ना अपने साथ लगाएंगे, इसको ज़मीन से खड़े होकर ट्रेनिंग सिखाएंगे, डिफरेंट इशारे सिखाएंगे। मतलब वो ज़्यादातर एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब आप खुद ही सोचें, एक जानवर के ऊपर आप फौरन बैठ जाओ और उसके मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे पुल करने लग जाओ, उसके ऊपर वजन पड़े, उसको आप किक भी कर रहे हो, तो वो जानवर क्या समझेगा? उससे जो है ना थोड़ा सा बॉन्ड टूटता है। ठीक, तो हमेशा घोड़ों के साथ बॉन्ड आप एक प्यार से और एक जो है ना स्लो तरीके से शुरू करें। फातिमा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बचपन से राइडिंग कर रही हैं और ऐसा भी होगा यकीनन कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आज तक आप ना भूली हो, कोई ऐसा वाकया, कोई इंसिडेंट या कोई गिरने का वाकया जो आप घोड़े से गिरी हो, तो ऐसा कुछ है जो शेयर करना चाहती हैं? गिरने के वाकये तो बहुत हैं, मैं किधर से शुरू हूँ और किधर ख़त्म हूँ, बट जो मेरा पहला इंसिडेंट था वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं कोई 10 साल की होंगी, छोटी सी। ठीक है। और तब मेरे अब्बू ने मुझे मेरा पहला घोड़ा लेके दिया था, जो कि मोना से एक पर्चरॉन था। सो वो वाइट कलर का, ज़रा हैवी बेल्ट, पोनी टाइप। तो हम गाँव में राइडिंग कर रहे थे खेतों में, और साथ मेरे जो है ना एक वो सईस था बंदा जो उसको साथ लीड कर रहा था। मैंने देखा कि बाबा मुझे देख नहीं रहे। मैंने उस बंदे को बोला, आप इसको छोड़ दें, आप रस्सी छोड़ दें, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं राइडिंग कर लूँगी। उसने रस्सी छोड़ दी। अब वो घोड़े को आए हुए मुझे लगता है 4 दिन हुए थे नई जगह पे, नए गाँव में। जैसी रस्सी छोड़ी वो भाग गया, और जब वो भागा है तो हमारी सैडल्स भी पुरानी, सब कुछ जो तंग होता है घोड़े का, जो गर्थ होती है, वो ढीली हो गई और सैडल टिल्ट हो गई। सो वो लटकी हुई है सैडल, और मैं घोड़े के साथ ऐसे करके लटकी हुई हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू होल्ड ऑन एंड इट्स रनिंग, और इवेंचुअली मैं आगे जाके गिरी हूँ। फातिमा का जो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है या जो एक आर्टिस्टिक साइड है, उसके बारे में भी हम बात करें। तो आप डेली बेसिस पे कितने घंटे राइड करती हैं या ऑफ एंड ऑन?
ऑफ एंड ऑन आजकल हुआ हुआ है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काम और गाड़ी के इश्यूज आपको पता है हाउ इट गेट्स, बट कोशिश करती हूँ हर रोज़ आऊँ एंड रोज़ के घंटा डेढ़ डेफिनेटली इनफ होता है वैसे अगर एक राइडर डेफिनेटली ज़्यादा हॉर्सेस को पुश भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। आपको राइडिंग दिखा दी, इसके अलावा यहाँ पर कितने इकसाम के घोड़े मौजूद हैं, वो किस खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो दिखा दिया। और अब फाइनली हम मूव कर रहे हैं अपनी थर्ड पोर्शन की तरफ। तो फातिमा से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और ये यहाँ पर क्या करेंगी। जी फातिमा, सबसे पहले ये बताएं कि पहले तो हॉर्स राइडिंग जो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, उसके बाद पेंटिंग। आर्टिस्ट जो है वो तो बड़ा काम होता है, बड़ा कूल सा होता है, बड़े सॉफ्ट से लोग होते हैं, तो ये किस तरह से दोनों चीज़ों को आप मैनेज करती हैं? अच्छा, पेंटिंग का शौक एक ऐसी चीज़ है जो वंस अगेन घोड़ों की तरह मेरे अंदर बचपन से था। अच्छा। सो जिधर मैं घोड़ों के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकती थी या फिर राइड नहीं कर सकती थी, वो मैं टाइम स्पेंड करती थी छोटी छोटी ड्राइंग्स बना के, कभी घोड़े बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी अपने आप को घोड़े पे दिखा रही हूँ। सो इसी तरह से ये दोनों शौक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरलिंक करते गए और दोनों बढ़ते गए। मुझे ये बताएं कि जब भी आप पेंट करती हैं तो सबसे फेवरेट क्या चीज़ है जिसको आप रिफ्लेक्ट करती हैं कैनवस के ऊपर? पहले आंख शुरू करती हूँ, या मैं जब मुझे बीच में टाइम मिले ना, व्हेन आई एम रियली इन द मूड, तब मैं आंख ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है कि आप आंख से स्टार्ट करती हैं हमेशा? आंख में इतनी डेप्थ होती है, सो घोड़ों की भी आंखें इतनी कैप्टिवेटिंग होती है। अभी आपने घोड़ों से इंटरेक्ट किया तो वो आप इमोशंस उनकी आंखों में देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो जो रिफ्लेक्शन है ना इमोशन की, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, और उस चीज़ को पेंट करना या उस चीज़ को कैनवस पे ट्रांसलेट करना मेरे लिए दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम। और यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि आज मैंने बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहली तो हॉर्स राइडिंग है और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी जो आप देख भी सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ी सपोर्ट थी कि मेरे साथ आप मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेंडिंग टाइम विद मी। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एक्साइटिंग सा सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एडलेट से अच्छी खबरें आ रही जी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त तक 6 आउट कर दिए हैं, 126 स्कोर बनाए हैं, आधा मैच गुजर चुका है, 25 ओवर हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैक्सवेल और कमिंग्स विकेट पर मौजूद है। स्मिथ ने 35 स्कोर किया है और इसके अलावा कोई भी उनका बैट्समैन नहीं चला है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि हारिस रऊफ का जादू ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इस वक्त, और हारिस ने 3 विकेट हासिल की हैं। इसके साथ साथ हस्टैड ने 1, जबकि शाहीन शाह आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की है। इस तरह से 6 विकेटें गिर चुकी हैं अब तक ऑस्ट्रेलिया की। और दिलचस्प इसलिए कि फिर से यूँ लगने लगा है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। पाकिस्तानी टीम कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता। चलें जी, देखते हैं कब क्या कर बैठती है। आप अपना सेगमेंट शामिल करते हैं जी, हमाकत की नफ्सियात, जिसमें वकार अहमद मलिक बता रहे हैं कि बैंड वैगन इफेक्ट है क्या और ये हम पर असर क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमाकत की नफ्सियात। बैंड वैगन इफेक्ट के हवाले से आपने सुना होगा। ये बेसिकली एक ऐसा तासुब है, एक ऐसा रवैया है इंसानी जिसमें इंसान जो है वो अपना किसी भी हवाले से फैसला करता है दूसरे लोगों को देख के, दूसरे लोगों या मेजॉरिटी या अक्सरियत का फैसला देख के अपना फैसला तब्दील करता है। यानी उसका फैसला जो है वो किसी क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी शऊर की बुनियाद पे नहीं होता, बल्कि उसका फैसला इस हवाले से होता है कि मेजॉरिटी किस साइड पे है, अक्सरियत किस साइड पे है। और अब आप समझ सकते हैं कि ये मौजू कितना क्रिटिकल, कितना अहम है आज की दुनिया के हवाले से भी और माजी की दुनिया के हवाले से भी। हमारी ओवरऑल जितनी भी ज़िंदगी है, वो चाहे इनफरादी सतह पे है, चाहे वो माशरती या मजमूई इज्तिमाई सतह पे है, उस पे बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो बुरी तरह असरअंदाज होता है। अब ये जो बैंड वैगन इफेक्ट है ये हमेशा से है। ये पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट्स के पीछे इसका एक बहुत ही बुनियादी कलीदी किरदार रहा है। लेकिन अब आके जहाँ जिस तरह कन्फर्मेशन बायस है, इस तरह के बहुत सारे तस्सुबात हैं, वो हिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है नेगेटिव, लेकिन अब आके उनको एक मल्टीप्लायर लग गया। अब आके इन तमाम तस्सुबात को मल्टीप्लायर या जुज़्व ज़रबी इसलिए लग गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। और सोशल मीडिया की वजह से इनकी जो अहमियत है
और इनकी जो कारकर्दगी है यानी कुछ भी मनफी करने की, उसको जुज़्वी ज़रबी लग गया है और वो अब हमारे सामने है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें फैल रही है। बैंड वैगन इफेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह का सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा, यानी आप ट्रेंड्स देखते हैं और उन ट्रेंड्स को देखते हुए, चाहे उसके पीछे एल्गोरिथम हो, चाहे आप यहाँ तक भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे कि इसके पीछे ह्यूमन है या एक ऑटोमेशन है, एल्गोरिथम है, आप उसको वो क्योंकि आपको बार बार फीडबैक कर रहा है और आप उसको ओबे कर रहे हैं, उसके आप पीछे अगर चलना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है इस पे आपकी वो ओवरराइड कर गई हैं, जो बायस है या जो तासुब है ये आगे निकल गया है और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो पीछे रह गई है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से इसकी अहमियत जो है कहीं दो चांद हो चुकी है। अब इन जितने भी तासुबात हैं, ये बैंड वैगन इफेक्ट है, इस तरह के जितने भी तासुबात, हम इन पर बात क्यों करते हैं, हम इनको क्यों कहते हैं कि ये इनको पहचानना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के तनाजुर में आप देखते हैं कि पोलियो जो है उसके हवाले से हमारा मुहिम होती है और समटाइम्स हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है। आप किसी छोटे से इलाके में चले जाएं और वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अगर इस तरह की अजीब व गरीब अफवाहें पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के ख़िलाफ़ करेंगे और इंडिविजुअल जो है वो क्योंकि इतना अभी तरक्की याफ्ता नहीं है अकली हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, तो वो उस बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार हो जाता है। जब वो शिकार हो जाता है और करते 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 आप इमेजिन कीजिए कि इंतहाई अहम ये जो मुहिम होती है बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए और पोलियो वायरस से जान छुड़ाने के लिए, तो वो जो इंडिविजुअल है वो ना उसको वायरसेस का पता है, ना उसको मालूम है कि वायरसेस फैलते कैसे हैं, ना उसको मालूम है, ना उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इन तमाम चीज़ों को जांच सके और उसको मालूम हो कि पूरी दुनिया में कितनी बड़े लेवल पे इससे जान छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी सरमायाकारी की गई। और इस हवाले से अब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि किसी भी जगह पे हो तो इसको हर सूरत में ख़त्म किया जाए। ये तमाम चीज़ों को वो रिसर्च तो नहीं करेगा, वो तो इतना क्रिटिकल थिंकिंग का हामिल आदमी नहीं है। वो क्या करेगा? वो बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार होगा। अगर उसके इलाके में कोई इस तरह की मुहिम है जो कि इसके हवाले से एक मनफी तासुर रखती है तो वो उसका शिकार हो जाएगा। तो इसका शिकार होने के बाद ये जितने भी लोग अगर बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार होते हैं तो इसका फिर आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा कि बच्चे पोलियो का शिकार होगा और इंसानियत जो है वो किस कदर सफ़र करेगी। तो ये तमाम तस्सुबात इसलिए अहम हो जाते हैं कि इनसे इंसानियत सफ़र करती है, क्योंकि जो भी फैसले आप तस्सुबात की बिना पर लेते हैं या तस्सुबात की बुनियाद पर लेते हैं वो गैर मंतकी नतीजा बरामद करते हैं, और वो इस कदर गैर मंतकी नतीजा बरामद करते हैं कि वो ह्यूमैनिटी के लिए या इंसानियत के लिए सफरिंग लेके आते हैं, परेशानी लेके आते हैं और एक तकलीफ़ दे मामला लेके आते हैं। ये जितने ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके हवाले से, और अभी एक नई किताब आई है नेक्सस, बहुत ही हरारी की खूबसूरत किताब है, उसके अंदर तो बहुत ही कमाल तरीके से एल्गोरिथम्स वगैरह को बयान कर दिया गया कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं, और 24 आवर मार्केट ओपन है, 24 आवर वो आपको फीड किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें एक्साइटेड कर रही हैं, और हम अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे, कोई भी स्पीशी जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट जो है वो कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, हैप्पीनेस पॉजिटिव होती है। सो जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे तो आपकी स्पीशी को ख़तरा है कि वो क्लैप्स ना कर जाए। तो इस हवाले से नेक्सस बहुत ही एक अहम किताब है, वो ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे बात ये हम अब आखिर पे ये करेंगे कि ये हम करते क्यों हैं, ये नहीं हम ये बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार होते क्यों हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि डिसीजन मेकिंग एक तकलीफ दे, यानी अगर हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग या हम उसको बहुत गौर हौस के करने के बाद कोई फ़ैसला करेंगे तो वो एक ज़रा मुश्किल काम है। हमारा जो दिमाग है वो शॉर्टकट्स को पसंद करता है, और शॉर्टकट्स को यानी दिमाग में कहने का मतलब ये है कि हम उससे एक रिलीफ फील करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि अगर कुछ जल्दी एक शॉर्टकट जो है हम फैसला कर लें। हम किसी भी अगर रेस्टोरेंट पे जाएं तो हमारे सामने जब वो रखेगा मेन्यू तो हम मोस्टली हम जिन डिशेस से फेमिलियर होंगे हम दोबारा उन्हीं का ऑर्डर देंगे, क्योंकि एक शॉर्टकट है और हम कोई नया तजुर्बा, कोई नई चीज़ एक हो सकता है एक तकलीफ़देह हो और एक मुश्किल हो। सो हमारा जो दिमाग है वो इन शॉर्टकट्स की वजह से, बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो एक शॉर्टकट है। मैंने आपको दूसरा जो रास्ता बताया है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो एक मुश्किल रास्ता है, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है। उसके बजाय ये एक आसान है। तो एक वजह ये है। दूसरा ये है कि हम फिट इन होना चाहते हैं ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, यानी जो बैंड वैगन इफेक्ट कोई भी नज़रिया रखता है, हम उसके अंदर क्योंकि मेजॉरिटी है तो हम उसके अंदर फिट इन होना चाहते हैं। और फिट इन होने की एक वजह यह है कि वो हमारा सर्वाइवल इंश्योर होता है।
हमारी तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर होता है। अब चाहे वो मेजॉरिटी गलत फ़ैसला ही क्यों ना कर रही हो, हम उसके अंदर फिट इन इसलिए होना चाहेंगे क्योंकि ग्रुप साइकोलॉजी आपको बताती है कि किसी की ग्रुप में अंदर जम होने का मतलब यह है कि आपने अपना सर्वाइवल यकीनी बनाया। तो ये तमाम आप गैर मंतकी या गैर अकली फ़ैसले करते चले जाते हैं और आखिर पे हम हमेशा विनिंग साइड पे रहना चाहते हैं। और ये भी हमारा एक लाशऊरी तौर पे एक फ़ैसला होता है कि विनिंग साइड, यानी जहाँ पे मेजॉरिटी है तो वो विनिंग साइड है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी आप फिट इन होना चाहते हैं, आप विनिंग साइड पे जाना चाहते हैं, और आप जो फैसला है वो इजी यानी शॉर्टकट करना चाहते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी शऊर के फुकदान की वजह से हैं। जब भी तनकीदी शऊर आएगा, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको पसे पुश डाल के वो अपना फैसला करेगा। ये तमाम मामला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोलियो से लेके बहुत सारी इस तरह की मिसालें दी जा सकती हैं। इंतखाबात पे बहुत बुरी असरअंदाज होता है ये जो बैंड वैगन इफेक्ट है, और ये क्योंकि इंतखाबात पे असरअंदाज होता है तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरी कौमों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। क्योंकि जब आप फैसला ही इन बुनियादों पर कर रहे हैं कि मेजॉरिटी किस साइड पर है, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है आपके अंदर, तनकीदी शऊर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका वोट जो है वो भी वो रिज़ल्ट बरामद नहीं करेगा जो कि डेमोक्रेसी में करना चाहिए। सो इस बैंड वैगन इफेक्ट को जितना आप फैलाते चले जाएंगे अपनी ज़िंदगियों में, इनफरादी सतह से लेके इज्तमाही सतह पे, माशरती सतह पे, तो आपको ये मालूम होगा कि इस तरह का जो फ़ैसला है वो गैर मंतकी है, और गैर मंतकी फ़ैसला गैर मंतकी नताइज बरामद करता है, और गैर मंतकी जो नताइज हैं वो हमारी ज़िंदगियों को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। तो जनाब, सेगमेंट आपने हमारा देखा, हमने कहा कि क्रिकेट का जो इस टाइम माहौल चल रहा है ना, बात के बगैर रहा नहीं गया। तो इस टाइम एडिलेड में क्या माहौल चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। 129 पे 7 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और क्या कमाल हमारी बॉलिंग लाइन जो है ना इस वक्त अली चल रही है, और क्या देख के मैच मजा आ रहा है। आप देखिए हारिस रऊफ छा गए हैं, 4 आउट कर दिए उन्होंने, और उनके 4 विकेटों की वजह से हमारे पास इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं 129, 4 आउट, और मैक्सवेल को उन्होंने रिसेंटली आउट किया है। ये वाले हारिस रऊफ हमें ऑस्ट्रेलिया में ही नजर आते हैं, बिल्कुल, और यहाँ नहीं नजर आते। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में पक्का कर लें सर, ये तो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि जबरदस्त। वेल डन हारिस रऊफ, हम आपको आपकी वजह से अगर ये मैच जीत गए तो मैन ऑफ द मैच आप ही को जाएगा। एमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अली उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग आप दोनों को जी, सुन पा रहा हूं। गुड मॉर्निंग एमर, हमारी तो मॉर्निंग गुड कर दी है हमारी टीम ने। अब आप बताएं कैसे देख रहे हैं मैच को, कैसा चल रहा है? मैच अच्छा चल रहा है जी, अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने बॉलिंग तो दोनों मैचेस में अच्छी की। और अभी आप लोग हारिस रऊफ का तस्करा कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी एक अहम, पता है बात क्या है, वो कहते हैं कि पिछली माना के कारकर्दगी 1 साल से हारिस रऊफ की अच्छी नहीं थी, लेकिन यही क्रिकेट है कि क्रिकेट में कहते हैं कि स्टैट्स और नंबर जो है वो माजी बताते हैं, मुस्तकबिल नहीं आपको बताते। तो स्टैट्स और नंबर पे एक लिमिट से ज्यादा रिलाई करना हमेशा बेवकूफी होती है, क्योंकि आपको हमेशा आज देखना है कि आज कहाँ खेल रहे हैं। हारिस ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, हालांकि हारिस की सिलेक्शन को लेके बहुत तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पे कि इतनी मार खाता है, इतनी बुरी बॉलिंग है, ये हो गया वो हो गया, क्यों ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट किया। लेकिन देखिए ये फर्क होता है एक आम बंदे और प्रोफेशनल में, कि उनको पता है कि हारिस ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि वो पेस और बाउंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हारिस अमर, इस वक्त एक और अपडेट आई है, मिचेल स्टार्क भी आउट हो गए हैं। 8 विकेटें पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जबरदस्त। और हम देख रहे हैं कि जब पहले इन्होंने फैसला किया था टॉस की फील्डिंग करने का, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के कप्तान जो थे उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम भी अगर टॉस जीतते यही फैसला करते। क्या वजह है कि यही फैसला किया, और अभी हम देख रहे हैं कि फील्डिंग भी आने की वजह से दुरुस्त साबित हो रहा है। देखिए ये जो एडलेड का विकेट है, अमूमी तौर पे इसको ये थोड़ा बैटिंग के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें बाउंस कम होता है। लेकिन आज इसमें ये है कि आप ये देखिए कि बॉलर्स ने जहां पे अच्छी बॉलिंग की है, मैं पेस के साथ हल्का मूवमेंट भी अब तक देखने को मिल रहा है। कोई बॉल हल्का सा, जगह हारिस के आउट हुए ना, लेंथ अच्छी थी, हल्का सा मूव बाहर निकल के आउट स्विंग का शेप मिलता है। जैसे नसीम शाह को हल्का सा सीम मिल रहा था, शाहीन अफरीदी ने शुरू में छोटा स्विंग मिला लेकिन अच्छा मिला। तो कंडीशंस का पाकिस्तान ने एक तो अच्छा इस्तेमाल किया। दूसरा एक जो चीज है कि ऑस्ट्रेलिया के ये जो प्लेयर हैं ज्यादातर ये स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। जैसे शुरू में जैक मैकग्रेगर हैं, इनके जो ओपनिंग बैट्समैन है वो T20 खेलते हैं, हर बॉल पे शॉट
मारते हैं। तो ऐसा प्लेयर चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और मैथ्यू शॉर्ट जो है वो भी स्ट्रोक प्लेयर है। हाँ, इनकी जो सबसे कीमती विकेट पाकिस्तान ने बीच में ली वो दो थी, मार्नस लबुस्काफ ने, और दूसरा जो स्टीव स्मिथ की विकेट थी, जो कि लंबी बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं। वो की विकेट, ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना, वो एक देसी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, चिमाड़ू टाइप प्लेयर, वो चिमड़ जाते हैं विकेट से, तो वो छोड़ते नहीं है। तो वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, 2 प्लेयर आउट किए। तो अब अच्छा है पाकिस्तान के लिए आया हो। अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, ये जो अभी स्क्वाड खेल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं है, तो ये बहुत कमजोर साइड है ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली बैटिंग की बात करूंगा। तो ये पाकिस्तान ने पहला मैच भी पाकिस्तान को जीत लेना चाहिए था। पाकिस्तान का खुद भी बड़ी कमजोर टीम लेकर गया बैटिंग में खास तौर पे। तो पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी सीरीज के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत लेता है तो अगले मैच में और भी इनके बहुत सारे मेन प्लेयर दस्तयाब नहीं होंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे। चले, कुछ मोराल तो हमारा बेहतर हुआ है अहमर, और मोराल बेहतर होने की वजह से शायद तीसरा मैच भी हम काबू कर लें। लेकिन अगर तीसरे मैच में फुल स्ट्रेंथ आ गई तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हमें? देखा आप क्यों डरा रहे हैं? तो बात ये है कि अभी तो उन्होंने ये बहुत बड़ी रकम को वो देते हैं, तो वो रोटेशन पॉलिसी पे ना, असल में ये हम बहुत जुनूनी कौम है क्रिकेट पे, हम इज्जत बेचती और हाँ जिंदगी मौत का मसला बना लेते हैं। वो गेम को गेम लेते हैं, उन्होंने प्लेयर को रेस्ट भी देनी होती है, हार जीत को बालाए ताक रखे। तो अगले मैच में बहुत से इनके प्लेयर नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह आज अगर पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा। पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आवाम मायूस हो चुकी थी पैर दर पे शिकस्तों की वजह से। अभी इंग्लैंड के खिलाफ हालिया बड़ी जबरदस्त जीत मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला। अगर मिसाल लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अगर जीत पाते हैं ये सीरीज, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होगा प्लेयर्स के एतमाद के लिए और फैंस के लिए। वैसे पिछली बार भी यही हुआ था कि उम्मीदें हमने काफी लगा ली थी। हमारी जो बॉलिंग लाइन है तब भी बड़ी जबरदस्त तरीके से चली थी। बैटिंग पे आके जरा थोड़ा सा फसला जो है ना वो खराब हो जाता है और फिर उम्मीदें दम तोड़ती हुई दिखाई देती हैं। ऑल्दो के पिछले मैच में काफी अच्छा जो है मुकाबला हमने किया था और मैच देख कर कम से कम ये महसूस नहीं हुआ था कि क्या बुरा खेले, लेकिन हाँ फाइटिंग स्पिरिट थी। आज के लिए क्या कहेंगे, उम्मीदें बांधनी चाहिए? जी, उम्मीद तो जरूर बांधनी चाहिए। देखिए असल में थोड़ा मसला पाकिस्तान की बैटिंग को लेके था कि बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं। इसमें यह था कि अब्दुल्ला शफी को देखें तो वो एक फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर साइम अयूब अभी प्लेयर बन रहे हैं, अभी प्लेयर बने नहीं है, तो वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो अभी इसकी जगह पक्की नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद बाबर आजम भी पूरी फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर खेलते हैं तब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बाबर लंबी इनिंग्स खेलता था, वो खेल नहीं पा रहे हैं। तो और फिर बहुत ना तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, जैसे कामरान गुलाम की इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूंगा, उसमें पहली सीरीज है। वनडे क्रिकेट की बात करें, फिर उसके बाद इरफान नियाजी अभी बिल्कुल नए आए हैं, तो ना तजुर्बेकारी भी है। लेकिन चलिए साथ में इनके लिए एक अच्छा तजुर्बा भी है। ऑस्ट्रेलिया भी खेल आए हैं माशाल्लाह, तो ऑस्ट्रेलिया देख में आए, 4 लोगों को बैठ के कह सकते हैं। तो ये बताइएगा, रिकी पॉन्टिंग ने जो मशवरा दिया बाबर आजम को कि जनाब आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो आपकी बैटिंग बेहतर होगी, अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रेस्ट पर चले गए तो फिर बाकी टीम का क्या बनेगा? देखिए आपके पास मुतबादिल है ना, सिलेक्शन जो है बहुत बुरी हुई है। आप हार जीत को तो आप एक तरफ रखें ना, कहते हैं वो जीत बहुत सारी खामियां छुपा देती है। अगर हम जीत जाएं तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है। शान मसूद किसी सूरत स्कोर से ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि देखिए उनका रिकॉर्ड, जिससे हम बाउंस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में या बाउंस ट्रैक्स पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वो 2022 के भी T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 2018 में साउथ अफ्रीका का टूर बाउंस पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो अमूमन अच्छा बाउंस को खेलते हैं, तजुर्बा भी, एक्सपीरियंस। तो व्हाइट बॉल की बेहतर प्लेयर है कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। फिर आप देखिए कि अगर आपने और किसी को लेके नहीं आना तो आपके पास एक्सपीरियंस में मैं एक ऐसा नाम लूंगा जिसमें 100% लोग मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगे, वो इफ्तिखार अहमद है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले जो उन्होंने बुरा किया वो परफॉर्म नहीं हो सका, वो अलग बात है, पर वो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस को हमेशा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके पास 2 शॉट्स जो कि यहाँ जरूरी होते हैं, कट और पुल, वो है। तो आपको हमेशा प्लेयर्स शॉट्स हैं, हमारे पास प्लेयर्स पूल में हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी उनकी कारकर्दगी दिखाना बाकी है। अहमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी उस पर करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है, बैटर्स ख्याल रखिएगा और बिल्कुल मैच को हाथ से निकलने नहीं देना। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, हफ्ते का इख्तिताम है, उसके साथ साथ हमारे शो का भी इख्तिताम हो रहा है, लेकिन जाने से पहले इतवार की शब रात 8:05 पर जो हमारा फ्लैगशिप शो है कारवांसराय, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। और दिन हजरत फ्लोरिडा जो है
उसकी एक और खसूसियत भी है, ये धूप निकल आई है, मेरा ख्याल है कि मेरे पुष्प पे वो जो रास्ता है वहां से आपको एक धूप दरवाजा नजर आ रहा होगा। चुनांचे यहाँ तरह तरह के दरख्त हैं, बारिश तकरीबन रोजाना होती है, और ये जो मैं यूं कर रहा हूँ बार बार, वो इसलिए भी है कि मच्छर है बहुत, लेकिन इतने जलीले नहीं। हमारा मच्छर तो ऐसा ही एक आ जाए तो घूं घूं करके परेशान करता ही है, बेचारे यूं मेरे मना करने से मना हो जाते हैं। तो यहाँ पे पौधों की, फरनों की, दरख्तों की बहुतात है, बारिश होती है, साथ जमीन जरखेज है, नीचे भी पानी है, और मौसम भी गर्म है। उन जमानों में आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पे एक तंजीम होती थी एक्सट्रीमिस्ट की, उसको क्लू क्लक्स क्लैन करते थे, के। ये लोग लंबे से कफननुमा लिबादे पहनते थे, यहाँ से आंखें नजर आती थी, हाथ में या तो उन्होंने क्रॉस लिए होते थे, और रात को वो अटैक करते थे और मशरें जलाए होते थे, और स्याफाम लोगों के घरों पर हमले करते थे। तो उन्होंने रिएक्शन के तौर पर उस शब, यानी अगले रोज उन्होंने वोट डालना था, उनके घरों पे हमले किए, और उनमें से बेशतर को, बहुत सारे लोगों को मार डाला। और उनमें एक जुलाई पैरी नाम का शख्स था जो लीड कर रहा था अपने हकूक के लिए। घर सारे जला दिए गए, और वो सारे जो स्याफाम थे फिर वापस नहीं आए, वो बिखर गए। कि अमेरिका में एक शहर लाहौर का नाम, लाहौर नाम का भी है, शहर तो नहीं है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहां लाहौरिये नहीं रहते। और हुआ कुछ यूं कि वहां कुछ आबादी हो गई, और उन्होंने पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया, और पोस्ट ऑफिस के लिए जरूरी होता है कि आप उस आबादी का नाम दें। भाई नाम पता, मतलब वहां पे ऊपर लिख के जॉन स्मिथ, और ये वर्जीनिया में इलाका था, और उसके आगे तो लिखेंगे ना कि कौन सी जगह। तो एक बूढ़ी खातून ने कहा कि मैंने कहीं से एक लफ्ज सुना था और मुझे वो बहुत म्यूजिकल लगा है, जाने कोई शहर है कहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानती कहाँ है, और वो लफ्ज था लाहौर। जी, बड़ी ज़बरदस्ती सीरीज़ हमारी कारवां सराय की चल रही है, और जिस तरीके से मुस्तनसर हुसैन तार साहब जो है ना, वन मैन आर्मी के तौर पर चल रहे हैं, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, और ख़ुद ही जो है एंकर हैं, और कितने इंस्पिरेशनल है इस एज में भी, वो किस तरीके से अपना सारा काम खुद कर रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त किस्म की उनकी गुफ्तगू और बातें हैं। पूरा एपिसोड जो है वो आपने इतवार के शब 8:05 पर लाजमी देखना है, हमारा फ्लैगशिप शो है। इसके साथ साथ जी आज हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी पीर को। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।